फ्रेंड्स, राम राम। फ्रेंड्स, आज एक नया हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और वो चैप्टर महत्वपूर्ण है। पहले उस चैप्टर का हम लोग नाम मेंशन कर लेते हैं। उस चैप्टर का नाम है जर्नल एंट्रीज। तो यहाँ पे नोट कर लें पहले उसे। जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज क्या होता है, कैसे होता है, इसके क्या रूल्स होते हैं रिकॉर्ड करने के, वो सब हम बारी बारी समझने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, ये चैप्टर लेंदी है। इसमें जो टर्म्स यूज होते हैं उसको पहले हमें समझना आवश्यक है। तो इस चैप्टर को हम लोग कई पार्ट में डिस्कस करेंगे ताकि लास्ट में जब इसको कंसाइज किया जाए तो आपको सारी बातें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझ में आ जाए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि एक व्यापार में क्या होता है, कौन सा ऐसी इवेंट होता है। तो आप जानते हैं कि व्यापार की दिन की शुरुआत ही किसी न किसी लेन देन से होता है, क्योंकि लेन देन ही इसका पहला स्टेप है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का। तो जो सबसे पहला काम होगा वह है लेन देन। तो इन्हीं से शुरुआत करते हैं। हालांकि मैंने लेन देन के बारे में पिछली क्लास में विस्तार से चर्चा किया, मैं उतने डेप्थ में यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि टाइम का वेस्टिंग हो जाएगा, लेकिन उसके बेसिक्स को मैं डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहला बिंदु लेकर चलते हैं लेन देन का। तो पहला बिंदु हम लोगों का होगा लेन देन, जिसको कि हम कहते हैं ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस क्या होता है? आपको पता है कि ट्रांजैक्शंस इकाई के बीच में होने वाले इकोनॉमिक इवेंट्स को कहते हैं। आर्थिक घटना को हम ट्रांजैक्शंस कहते हैं। किसके बीच में होता है सर? देखें, इसको कह रहे हैं कि दो या दो से अधिक, दो से अधिक इकाइयों के बीच एक घटना जिसका कोई मूल्य हो, लेन देन कहलाता है। ये बातें मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ इसको हम लोग जिस्ट को समझते हैं कि यूनिट के बीच में जो भी सेल, परचेज, पेमेंट या रिसीव्ड होता है वो आपका लेन देन कहलाता है। अच्छा, अगला प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि ये लेन देन किसके बीच में होता है? तो ये लेन देन होता है इकाइयों के बीच में। इकाई क्या होती है इसको भी देखा था हम लोगों ने पिछले क्लास में। फिर से मैं इसको ब्रीफ ले लेता हूं। इकाई क्या होता है? इकाई मीन्स एंटिटी। मैं यहाँ पे इसके मीनिंग पर न जा करके मैं इसको क्या क्या इंक्लूड होता है मैं उसकी बात कर लेता हूँ। इकाई में आता है व्यक्ति। व्यक्ति मतलब जो लिविंग पर्सन होता है, इसको आप इंडिविजुअल कह सकते हैं। इंडिविजुअल,
जो जैसे कि हम लोग हैं, ये इकाई में आ सकता है। दूसरा आ सकता है आपका व्यापारिक संस्थान आ सकता है। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन कोई आ सकता है। नेक्स्ट में आ सकता है गैर व्यापारिक संस्थान, ये भी आ सकता है। अब आप जानिए कि एक एंटिटी में दो ट्रांजैक्शन जो भी होता है वो तीन ही प्रकार के लोग कर सकते हैं। इसका चौथा वैरायटी ही नहीं है, इसको आप समझिएगा। लेन देन करने वाला एक नेचुरल पर्सन हो सकता है जैसे हम और आप, या लेन देन करने वाला एक कॉरपोरेशन हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म हो सकता है, एक एलएलपी हो सकता है, एक जॉइंट वेंचर हो सकता है। ठीक है, तो वो हो गया व्यापारिक संस्थान। या कोई स्कूल हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, धार्मिक संस्थान हो सकता है, वो आता है गैर व्यापारिक संस्थान में आता है। हालांकि हॉस्पिटल्स जो है आजकल तो प्राइवेट लिमिटेड के रूप में भी चल रहे हैं। अगर वो प्राइवेट लिमिटेड के रूप में है तो वो व्यापारिक संस्थान में आ जाएगा। तो हमारा फोकस पॉइंट क्या है कि जो लेन देन होता है वो तीन के द्वारा ही होता है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, वर्गीकृत करेंगे, वो तीन हैं कौन, और आपके जो गोल्डन रूल्स दिया हुआ है जर्नल के, उसमें इनको किस नाम से बुलाया जाता है। तो इसको एग्जाम्पल से हम लोग क्लियर करते चलते हैं। पहला लेते हम लोग हैं, जैसे पहला लिया मैंने हरिशंकर, जो कि एक व्यापारी है। हरिशंकर ने शिवा एंड सन्स को माल बेचा। ठीक है, लेन देन तो हो गया। अब आपको देखना है कि लेन देन करने वाले कौन हैं। पूरा फोकस करना है हमें, इकाई पे मुझे फोकस करना है। इसके अलावा मैं कुछ समझाना भी नहीं चाहता हूँ और आप कुछ समझने की कोशिश मत करिएगा। यहाँ पूरा फोकस होगा हम लोगों का इकाई के ऊपर। अब देखिए कि इकाई में कौन सी कैटेगरी है। हरिशंकर एक व्यापारी है और शिवा एंड सन्स एक व्यापारिक संस्थान है। तो मैं इन दोनों को लिख लेता हूँ। इसमें मैं एनालाइज करूँ तो एक आएगा, इसमें एक है हरिशंकर, यह व्यापारी है, और ये क्या आ जाएगा, ये व्यक्ति है। आप समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि जो सोल ट्रेडर होते हैं वो अपने ही नाम से व्यापार करते हैं, उनको कोई फर्म का नाम लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, सोल ट्रेडर में एक प्रोप्राइटरशिप फॉर्म भी आता है। कभी कभी व्यापारी क्या करता है, नाम रख लेता है, कुछ भी रख सकता है अपने बच्चे के नाम से, अपने किसी जिनको ज़्यादा लगता है कि उनके लिए वो शुभ है, उनके नाम से नाम रख के व्यापार करना शुरू कर देता है। तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म हो जाता है। तो जो हरिशंकर है यहाँ पर, ये व्यक्ति है। व्यक्ति मतलब ये इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल का मतलब क्या हुआ, ये जीवित व्यक्ति है। ठीक है। दूसरा जो यहाँ पे दिख रहा है लेन देन करने वाला, वो है शिवा एंड सन्स। अब ये देखिए, ये भी लेन देन कर रहा है। तो शिवा एंड सन्स जो लेन देन कर रहा है
ये भी इकाई है। तो क्या ये व्यक्ति है? तो आंसर मिलेगा ये व्यक्ति हो ही नहीं सकता है, क्योंकि शिवा एंड सन्स नाम का व्यक्ति न कभी आपने सुना होगा, न देखा होगा, न कल्पना कर सकते हैं कि भाई शिवा एंड सन्स कोई व्यक्ति हो जिसके 2 पैर 2 हाथ जैसे सामान्य व्यक्ति का होता है, ऐसा है तो नहीं। ये तो किसी जीवित व्यक्ति के द्वारा नाम रखकर चलाया जा रहा व्यापार है। तो इस प्रकार के इकाई को जो हम क्लासिफाई करेंगे, वर्गीकृत करेंगे, उसका नाम होता है कृत्रिम। कृत्रिम, या इसको आप बनावटी कह लीजिए। बनावटी व्यक्ति कह लीजिए इसे। क्यों बनावटी? क्योंकि वास्तव में ये होता ही नहीं, ये तो बनाया गया होता है। आप कंपनी बनाते हैं, क्या वो व्यक्ति होता है? नहीं होता है। क्या वो जीवित व्यक्ति तो होता नहीं है। उसको तो हम लोग क्या करते हैं कि कानून के द्वारा दिए गए प्रावधान के अनुसार उसे व्यक्ति बना देते हैं, लेकिन वह व्यक्ति प्राकृतिक न होकर क्या होगा? बनावटी या कृत्रिम व्यक्ति होगा। इसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। आपको ये 2 बातें समझ में आई? ये जो लेन देन करने वाले हैं ये तो इकाई है, लेकिन इकाई की कौन सी कैटेगरी में आएंगे? 3 ही कैटेगरी है। मैंने 2 कैटेगरी यहाँ बता दिया, तीसरा कैटेगरी में बताने जा रहा हूँ। ये 3 ही कैटेगरी होंगी, 3 के अलावा चौथी कैटेगरी नहीं आएगी। अब हम लोग बात करेंगे तीसरी कैटेगरी के बारे में। तीसरी कैटेगरी क्या है, आइए देखते हैं। तीसरी कैटेगरी में आता है, जैसे इसको भी एग्जांपल्स में ले रहा हूं। एग्जाम्पल बाद में देता हूं, पहले मैं इसको एक्सप्लेन ही कर रहा हूं। किसी भी कंसर्न में जो उसके एम्प्लॉय होते हैं या जिनसे वो सर्विस प्राप्त करता है, उसको पेमेंट करना होता है। अगर आप एक बिजनेस हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके यहाँ कुछ एम्प्लॉय होंगे, तभी तो बिजनेस रन कर रहा होगा। तो एम्प्लॉय को आप क्या करते हैं? सैलरी देते हैं, जरूर देते हैं, तभी तो एम्प्लॉय काम करेगा, अन्यथा कोई काम तो करेगा नहीं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए तो कोई आगे आता नहीं, हमेशा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए ही आगे आते हैं लोग। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आप फायदा हो। तो जब वो कर्मचारी आपके फर्म में, आपके कंपनी में, आपके बिजनेस में काम करेगा तो उसको चाहिए मेहनताना, उसको चाहिए सैलरी। अब आप भी यह जानते हैं कि हम पहले सर्विस लेते हैं और उसके बाद हम पेमेंट करते हैं। पेमेंट 2 प्रकार के होते हैं। एक तो पेमेंट होता है उसी माह के अंत में, और दूसरा पेमेंट का प्रकार होता है कि जिस मंथ में काम करेंगे उसके अगले मंथ के फर्स्ट वीक तक आपको हम पेमेंट कर देंगे। तो इंसान का दिमाग तो बहुत तेजी से चलता है, वो कहता है विद इन द मंथ देने से फायदा नहीं है। 1 हफ्ता 10 दिन अगर डिले करेंगे तो उतना हम अगर बैंक में डिपॉजिट भी कर देंगे तो शुरुआत के दिनों में डिपॉजिट करने पर इंटरेस्ट मिल जाता है, मिड में नहीं मिलता है, फिर वो तो अदर मैटर है। तो जितने भी मैक्सिमम मैं करूँगा, अधिकतम जो व्यावसायिक संस्थान होते हैं वो अपने कर्मचारियों को वेतन का भुगतान अगले माह में करते हैं। अब जरा यह आप कल्पना करिए कि दिसंबर में आपकी अकाउंटिंग क्लोज हो रही है, मतलब 12 महीना आपके बिजनेस का पूरा हो रहा है। तो दिसंबर माह में अगर कोई एम्प्लॉय काम किया होगा तो उसका पेमेंट आप कब करेंगे?
आपका जो पैटर्न है पेमेंट करने का वो तो अगले अगले महीना में है कि जनवरी में काम करेंगे तो जनवरी का पूरा सैलरी आपको फरवरी मिलेगा फर्स्ट वीक में, फरवरी में काम करेंगे तो फरवरी का पूरा सैलरी जो आपको है मार्च के फर्स्ट वीक मिलेगा। तो यही पैटर्न तो आगे भी रखेंगे कि दिसंबर वाला दिसंबर में ही दे देंगे? नहीं, सामान्यतः होता ही नहीं ऐसा है। दिसंबर का भी वो पेमेंट क्या करेगा, जनवरी में करेगा, क्योंकि 12 महीने का एक अकाउंटिंग पीरियड होता है और उस पीरियड में अपने अकाउंट को हमें क्लोज करना पड़ता है। ठीक है, तो जब आप दिसंबर की सैलरी जनवरी में देंगे तो दिसंबर में तो खर्च हो गया माना जाएगा ना। अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग क्या सिखाता है? जो एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग होता है वो बताता है कि जिस समय कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है उसको उसी समय आप रिकॉर्ड कर लीजिए। पेमेंट का आना, पेमेंट का जाना वो सेकेंडरी मैटर है, लेकिन ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं अक्रूवल बेसिस पे। अक्रूवल क्या कहता है? जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन हमारा परफॉर्म होता है वैसे ही आप बुक्स में रिकॉर्ड कर लीजिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि दिसंबर में जो सर्विस आपको मिली है तो खर्चा तो दिसंबर में हुआ। अगर आपको पेमेंट करना होता, मानते दिसंबर में करते, तो दिसंबर में आपके कैश अकाउंट से पैसा जाता, लेकिन वो पैसा तो जाएगा जनवरी में। तो हम क्या करते हैं कि दिसंबर के सर्विस को दिसंबर में ही बुक करेंगे। ठीक है, अब ये बताइए कि अगर एक दो एम्प्लॉई होंगे तो उसका नाम तो आप लिख लेंगे कि मिस्टर एक्स की आउटस्टैंडिंग सैलरी है, मिस्टर वाई की आउटस्टैंडिंग सैलरी है। ठीक है, लेकिन अगर कल्पना करिए कि वहाँ पे 1000-2000 एम्प्लॉई हो तो तब तो ये संभव नहीं है कि सबके नाम के आगे आउटस्टैंडिंग सब लगाएं। तो प्रैक्टिकल लाइफ में आप देखते हैं रिप्रेजेंटेशन का आपका स्टेट का जो सीएम होता है पूरे स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब इसका क्या हुआ कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार कोई बात किसी और से कहता है तो यह माना जाता है कि वह बात पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों की ओर से कहा जा रहा है। मतलब उस ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन कोई एक व्यक्ति देगा। आपको अगर एक्सपीरियंस हो तो क्लास से मॉनिटर होता है। एक क्लास का मॉनिटर जब कोई बात क्लास टीचर से कहता है तो यह माना जाता है कि पूरे क्लास की बात वो अकेले रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे ही बिजनेस में कुछ ग्रुप होते हैं जो कि इंडिविजुअल एंट्री करने में कठिनाई होती है। तो हम क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए कि दिसंबर की बात करेंगे ना, दिसंबर का वेतन है, ठीक है, दिसंबर का वेतन डे है। डे का मतलब होता है अनपेड, इसको आप चाहे लिख लीजिए, ये है अनपेड और टेक्निकल वर्ड आता है आउटस्टैंडिंग। ठीक है सर। अब दिसंबर का वेतन दे है, आपके पास 2000 मान लीजिए एम्प्लॉई हैं, तो 2000 एम्प्लॉई को एंट्री थोड़ी करेंगे। 2000 एम्प्लॉइयों की सारी सैलरी क्या करेंगे, इस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, जिसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। इसका मतलब यह जो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट है, मैं इसको लिख दे रहा हूँ, इसको हिंदी में कहते हैं अदत्त वेतन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी या अनपेड सैलरी भी आप कह सकते हैं। तो क्या ये लेन देन इससे हुआ? आप कहेंगे कैसे हुआ, ये तो खर्चा हो गया हमारा। तो मैं कह रहा हूँ कि वेतन तो खर्च है ही है, लेकिन अगर 1000 लोगों का वेतन आपने नहीं दिया है, नेक्स्ट मंथ में दिया होगा, तो वो वेतन कहीं तो आप रिकॉर्ड करेंगे ना, क्योंकि किसी व्यक्ति का तो नाम लिखेंगे नहीं जब तक कि पेमेंट ना करे उसको। तो हम क्या करेंगे, एक अकाउंट को क्रिएट करेंगे
बनाएंगे। किस लिए बनाएंगे? रिप्रेजेंट करने के लिए कि भाई ये अकाउंट इतने लोगों का रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे यहाँ पे अदत्त वेतन है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, तो इसमें कई लोगों का वेतन शामिल होगा, कोई एक व्यक्ति नहीं होगा। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे? चूंकि व्यक्ति है। अगर कोई इंडिविजुअल खड़ा होता तो आप उसको पैसा देते, अगर एक्स का वेतन तो एक्स को पैसा देते, लेकिन इतने लोगों का पैसा आपने नहीं दिया, तो ये एक रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट यानी ग्रुप को रिप्रेजेंट करने वाला अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ये भी पर्सन हुआ। अब इस पर्सन को क्या बोलेंगे आप? इसको बोलते हैं प्रतिनिधित्व। व्यक्तिगत खाता क्या बोलेंगे इसे? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इन दोनों में कोई इशू ज़्यादा नहीं आएगा। नेचुरल को समझने में कोई समस्या नहीं, नेचुरल को आसानी से आप समझ सकते हैं। आर्टिफिशियल को आप समझ सकते हैं क्योंकि आर्टिफिशियल में एक नाम दे दिया जाता है, किसी भी काम नाम दे। बैंक ऑफ बड़ौदा कह लीजिए, अगर बैंक का नाम लेंगे तो, स्कूल का नाम लेंगे तो आपका BHU हो सकता है। प्रैक्टिकल लाइफ की बात कर रहा हूँ मैं। किसी अगर ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का नाम ले सकते हैं तो आप टाटा का नाम ले सकते हैं। तो ये बहुत इजी होता है समझने में। राधे एंड सन्स कंपनी हो सकता है, शिव शंकर एंड सन्स कंपनी हो सकता है। इस वाले में क्या होता है कि क्वेश्चन में मेंशन होता है कि सैलरी अनपेड है, इंश्योरेंस प्रीपेड है। तो इसमें 4 ही कैटेगरी आती है, इसमें केवल 4 कैटेगरी आती है। हालांकि एंट्री तो कई होती है, लेकिन जो आपको फोकस करना है वो 4। जैसे यहाँ पे एक हो गया अदत्त वेतन, तो इसका दूसरा होता है पूर्वदत्त व्यय का नाम कुछ भी लिख लीजिए, इसको कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है। एक होता है उपार्जित, एक होता है उपार्जित ये इनकम के संबंध में आता है, इसको बोलते हैं आप अक्रूड या अर्न्ड। एक होता है अनुपार्जित। आय, इसको बोलते हैं अनअक्रूड इनकम। ये चारों जो मैंने बोला, ये हैं सब प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता, जो कि किसी चीज़ का प्रतिनिधि करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं। कैसे करते हैं मैं इसको भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि यही आपको समझना है। मैं इसको और एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैं कह रहा हूँ, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। वो एग्जाम्पल ये है, एक कंपनी में ले रहा हूँ, एक कंपनी XYZ है।
जहाँ पर मैं मानता हूँ 100 कर्मचारी कार्यरत हैं। ठीक है, कितने कर्मचारी हैं? 100 कर्मचारी कार्यरत हैं। और जिनका वेतन प्रति माह प्रति कर्मचारी मान लेते हैं 20,000 रुपया है। अब इसको समझिए, मैं कह रहा हूं कि भाई कंपनी है, कर्मचारी होंगे 100% होंगे, तभी तो कंपनी रन कर रही है। 20,000 रुपया प्रति माह प्रति व्यक्ति प्रति कर्मचारी उसकी सैलरी है। तो इसका मतलब कितना हो गया? 20 लाख रुपए एक महीने की सैलरी वो देता होगा। ठीक है, हम मानते हैं ये पेमेंट कर दिया, मैं मानता हूँ पेमेंट कर दिया। तो पेमेंट किया तो 20 लाख उसके यहाँ से कैश कम हो गया, तो बैंक से पैसा कम हो जाएगा, और जिनसे सर्विस लिया उस सर्विस को नाम हम पेमेंट कर देंगे। जैसे कि सैलरी को हम पेमेंट करेंगे तो सैलरी डेबिट हो जाएगा, टू कैश हो जाएगा। आप जन एंट्री मत जाइएगा, क्योंकि अभी तो उसी को समझाना है, मैं इसी भी यहाँ पे समझाने के लिए इसको ले रहा हूँ। लेकिन आपने ये 20 लाख का पेमेंट तो किया ही नहीं है, बात समझिए। आपने 20 लाख रुपए का पेमेंट तो किया ही नहीं है, लेकिन एंट्री तो आपको करनी ही पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी एंट्री? क्योंकि एक्रूअल कहता है, एक्रूअल क्या कहता है? सामान्य सा एक तर्क है यहाँ पर कि अगर आज के डेट में कोई लेन देन हो रहा है, आज के डेट में, तो उसका तो एंट्री आज ही होना चाहिए ना। जैसे मैं इसको और एलेबोरेट करने की कोशिश करता हूँ। अब मैं आपको यहाँ पे मंथ देख लेता हूँ। मैं सारा मंथ लिखूंगा नहीं, मैंने लिखा ये पहला मंथ हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, ये 12वां मंथ हुआ। ठीक है ना। यहाँ उसने जॉब किया, पेमेंट आपने यहाँ किया। सोचिए नेक्स्ट मंथ पे, सेकेंड मंथ का थर्ड मंथ, थर्ड का फोर्थ मंथ करेंगे आप, फोर्थ मंथ पे फर्स्ट वीक में हो जाएगा, फोर्थ का फिफ्थ में करेंगे, फिफ्थ का सिक्स में करेंगे, सिक्स का सेवन में करेंगे, ऐसे आप क्रमशः आगे चलेंगे। अब मैं दिसंबर की बात कर लेता हूँ सीधे। इस मंथ की जो सैलरी हुई सर, इस मंथ की जो सैलरी होगी 20 लाख रुपए का, इसका पेमेंट तो आपने किया नहीं ना। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये पेमेंट हो जाएगा अगले माह में, मतलब ये जनवरी में चला जाएगा। तो आपके बैंक बैलेंस में कोई कमी नहीं होगी, आपके कैश में कोई कमी नहीं होगी, लेकिन ये ट्रांजैक्शन तो है तो दिसंबर का ही ना। तो दिसंबर में तो आपको एंट्री करना चाहिए। अब मैं एक एंट्री बता दे रहा हूँ किसी प्रीवियस मंथ का, कोई मंथ। जैसे मैं सैलरी पे करूँगा तो क्या एंट्री करूँगा सर? तो मैं कह रहा हूँ सैलरी अकाउंट डेबिट कर दूंगा और 2 कर दूंगा कैश या बैंक, जो भी अवेलेबिलिटी हो। मैं 20 लाख से करूंगा और 20 लाख से करूंगा, 20 लाख जनरेटिव मत समझिएगा आप, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ बस। ये एंट्री करूंगा, लेकिन आपने दिसंबर में तो ये पेमेंट ही नहीं किया, तो ये एंट्री कहाँ करेंगे आप तो फट से एंट्री कर सकते हैं, जल्दी से एंट्री करिए। सैलरी अकाउंट को आप डेबिट कर देंगे, चलिए मान लिया 20 लाख रुपए से। अब बताइए दूसरा एंट्री क्या करेंगे? क्योंकि ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट बताता है कि जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो कम से कम 2 पार्ट तो होंगे ही, तभी तो एक डेबिट का दूसरा क्रेडिट होगा। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बस इस कहानी में
कि जो ये 20 लाख का आपने पेमेंट नहीं किया, लेकिन इस 20 लाख की एंट्री तो करनी पड़ेगी हमको। तो मैं क्या करूं, अगर 100 कर्मचारी तो मैं 1 बाय 1 सबका नाम लिखूंगा, 2x 2y 2z ऐसे लिखते जाऊंगा, तो फिर तो ये हो चुका। तब तो अकाउंटिंग का पर्पज ही खत्म हो जाता है कि जो उसकी अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए, वो तो हो ही नहीं पाएगा। मैं तो 100 का ले रहा हूँ, जहाँ 3-4 हज़ार कर्मचारी, तो कैसे लिखेगा एंट्री? वो अकाउंटेंट तो फिर लिख ही नहीं पाएगा। तो वो अकाउंटेंट ने क्या सोचा, वो कहता है ठीक है चलो कोई बात नहीं है, पेमेंट तो मुझे करना है, लेकिन एंट्री भी तो करनी है इसी दिसंबर में ही, पेमेंट भले जनवरी में करूँगा। तो मैं कहता हूँ कि मैं एक अकाउंट क्रिएट करूँगा। अब क्रिएट क्यों करूँगा? क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम में 2 अकाउंट तो होने ही चाहिए। तो मैं क्रिएट क्या कर रहा हूँ, मैं क्रिएट कर रहा हूँ जिस हेड का पैसा बाकी है, जिस हेड का पैसा बाकी है उसी हेड के नाम से एक अकाउंट क्रिएट कर दूं, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट करके। तो मैं यहाँ लिखूंगा टू आउट स्टैंडिंग, और अकाउंट का नाम क्या, हेड क्या था, सैलरी। ये बात समझ आ रहा है? ये है आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये रिप्रेजेंटेटिव क्यों कहलाया? क्योंकि इस अकाउंट में 100 एम्प्लॉयज़ का सैलरी कलेक्ट करके ट्रांसफ़र कर दिया गया है, इसलिए इसको आप क्या कहेंगे, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहेंगे, सॉरी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहेंगे। अब इस पूरी कहानी का थीम क्या है, जो मैंने बताया आपको, पूरी कहानी का थीम क्या है? मैंने कहा कि जर्नल एंट्री जब आप करने जाएंगे तो आपको ये देखना होगा कि जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो किन के बीच में हुआ है, और उनको हम क्या किस कैटेगरी में रखते हैं। तो मैंने बोला कि एक होता है लेन देन करने वाला इंडिविजुअल होता है, जैसे हम और आप हैं, एक होता है व्यापारिक संस्थान होता है, और एक होता है गैर व्यापारिक संस्थान होता है। इन तीनों को जब हम टेक्निकल टर्म में लिखेंगे तो इस व्यक्ति को बोलते हैं इंडिविजुअल, इसको नेचुरल पर्सनल अकाउंट कहते हैं, नेचुरल पर्सनल। दूसरा है जिसका नाम हम लोगों ने खुद ही क्रिएट किया है, मतलब ह्यूमन मेड नेम होगा, उसको आप कहते हैं कृत्रिम, मतलब बनावटी, हमने बना दिया उसको। एक्चुअल में वो पर्सन थोड़ी ना है, लेकिन मैंने उसको बनाया कि नहीं इस नाम से इसकी पहचान होनी चाहिए। तो वो एक हो गया शिवा एंड सन्स, कृत्रिम व्यक्ति हो गया, है इकाई ही सब, क्योंकि लेन देन तो इकाई ही करेगा, इकाई के अलावा कोई करने लायक है ही नहीं। और तीसरा मैंने समझाने की कोशिश किया, प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता। मैंने बताया इसमें कि इसमें ऐसे एक्सपेंस या ऐसे इनकम आते हैं जो ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें ढेर सारा मिसलेनियस आइटम होते हैं, मिसलेनियस पर्सन होते हैं, उनको सेपरेट अकाउंट में हम क्या करते हैं, शो करते हैं, सेपरेट अकाउंट में, जो उस पूरे इंटायर ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन करता है, इसलिए उसको भी हम पर्सन मान लेते हैं, और ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता, यानी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। हमें सिर्फ एक टॉपिक यहाँ पे समझाना है, बस वो समझाना है इकाई। अगर ये टॉपिक आपको समझ में आता है तो 50% काम हो गया, क्योंकि रूल्स तो बहुत सिंपल सा है, रूल्स के बारे में डिस्कस हम आगे कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने समझाया आपको कि जो लेन देन करने वाले हैं वो 3 कैटेगरी के ही होंगे, 3 कैटेगरी के होंगे, एक नेचुरल, एक आर्टिफिशियल, और एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसको आप समझिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कि एसेट से क्या होता है, या जो ये एंटिटी ने लेन देन किया वो लेन देन में क्या क्या हुआ,
किसने किया और क्या किया। तो किसने किया यहाँ क्लियर हो गया, किसने किया तो पर्सन ने किया। पर्सन को मैंने 3 कैटेगरी में बांट दिया है सर। एक बांटा मैंने इंडिविजुअल के रूप में जो नेचुरल है, दूसरा है आर्टिफिशियल जो कि बनावटी है, ह्यूमन मेड है, और तीसरा हुआ जो कि पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ये एग्जाम्पल है, इसको आप देखना चाहे देख लीजिए, ये तो एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम लोग कि जो एंटिटी ट्रांजैक्शन करता है या करती है उसमें क्या क्या घटनाएं होती हैं। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, राम राम।